9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी, कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फोन कट जाता है और जब फोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और उस डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होती है, उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक्के रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष सोनी आप सभी का अपने चैनल रियल मर्डर में स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार। और लाल बाजार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का उनके पास फोन आता है। माँ अक्सर अपने बेटी को फोन करके उसकी हालचाल लेती थी। आज भी हालचाल लिया, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो माँ, तुम रोज फोन करती हो, क्या बात है। तो पूछती है, बस ये पूछ रही थी, बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया है?" बेटी हंसकर जवाब देते हैं कि अभी खाना नहीं खाया, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है। टाइम हुआ है राउंड पे जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पे निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पर। और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा हैं। और उसके बाद फिर वो जगह जगह जाकर जो मरीज हैं, मरीज से मिलती हैं, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना होता है, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। भूख का टाइम हो रहा था, अपने जूनियर से बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठकर इत्मीनान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं। और खाना खाने के बाद कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी थकन सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चली जाती हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है, कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आंख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट, वहां से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है।
गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हों या नर्स हों, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगली उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पुलिस ने आनन फाने नहीं घर वालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, कि 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती हैं, मदद करती हैं, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर वो एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है, अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल हो फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने फांसी की सजा की मांग भी करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ, इससे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूं। लेकिन जिस तरह की घिनौनी ये गंदा कृत्य किया गया है, इसमें से बड़ी से बड़ा सजा मिलनी चाहिए और हम सजा दिलाने की पक्षधर हैं। अब चाहे सीबीआई जांच करो या कुछ भी करो, हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अब एसआईटी पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीक से बारीक चीज को देखा गया, और जब बारीक से बारीक चीज को देखा गया तो एक समान एसआईटी के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ, यानी कि एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब ये किसका हो सकता है, इसी की बस पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरे में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है, सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उसे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति होता है, और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलंटियर होता है, जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता था। किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ही ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, और वो ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल को चेक किया गया, तो उसमें पॉर्न वीडियो मिल जाती हैं। और जब लोगों ने, यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जाकर बातचीत करने शुरू की, पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का ये निवासी होता है, अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता है। ये व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की हो, इससे कोई मायने नहीं रखती। इसकी आंखों को अच्छी लगे, बस उसे देखने के लिए कोशिश करता रहता है। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी, और कई शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वो तलाक दे दिया करता, छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए मामला दब जाता है। खुद को ये बॉक्सर होता है, इसलिए खुद को ये इसकी हष्ट-पुष्ट बॉडी वगैरह होती है। साथ ही ये अपना आपको पुलिस वाला बताया करता था, तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका विरोध कर सके या इससे कुछ सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आता जाता है, गंदी नजर रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखता था। रात के 11 बजे, 8 अगस्त 2024 की रात के 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलती है तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत, एक बार नहीं कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक अखबार, ये जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है, वो छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं देता है, और यातनाएं देने के बाद जिस सेमिनार हॉल में, शायद सेमिनार हॉल में उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं,
उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाज़ें उस सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं पा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया और वो उसके साथ वो गंदे पे गंदा काम करता चला जाता है। उसके होठों को काटता है, उसके शरीर के हिस्सों को काटता है, चाहे वो सर से लेके पैर तक अलग-अलग हिस्सों को काट कर उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। जब थक जाता है तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया था। एक बार नहीं, कई बार किया था। हालाँकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या के लिए धारा लगती है। पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथ ही कहीं और साथी तो उसके साथ नहीं थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने नहीं थे, हर एक छोटे से छोटे पहलू की जाँच की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया जाता है कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि ये शराब पीने का भी आदी है और उस रात जिस रात ये मेडिकल में आता है, उस रात भी इसने शराब पी हुई थी और मेडिकल में कहीं भी घूमने की इसको इसलिए परमिशन थी क्योंकि ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका यानी कि सिर्फ वॉलंटियर की ग्रुप में भूमिका में था, इसलिए कोई रोक नहीं, टोक नहीं और इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ उस व्यक्ति ने किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। दरअसल दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी एकदम से भरोसा ना किया जाए और जिस तरह से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छा नहीं था, तो कम से कम किसी को तो पुलिस को बताना चाहिए था और कम से कम जो मेडिकल प्रशासन है, ये हॉस्पिटल है, उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अपने डॉक्टरों के प्रति इस तरह से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी और ये जितने भी देश में मेडिकल कॉलेज हैं या और ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर महिलाएं रात में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम होने चाहिए। अगर काश कड़े सुरक्षा के इंतजाम होते, तो शायद ये इस लेडी डॉक्टर की कतई हत्या नहीं होती और इतनी निर्मम तरीके से इतनी यातनाएँ देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बनती है। जाते-जाते सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।